अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं। वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उनके गुंडों ने मुझे अगवा कर लिया था और फिर मुझे एक आइलैंड पर रखा गया, जहां उन्होंने मेरा ऑपरेशन करके मेरे कान के ठीक नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक बग लगा दिया है। अमिताभ बच्चन के ऊपर ये इल्जाम थे जूनागढ़ के नवाबों के खानदान में पैदा हुई एक बहुत खूबसूरत लड़की के, जो आगे चलकर हिंदी फिल्मों की बेहद हसीन, हुनरमंद और बेबाक अभिनेत्री बनकर उभरती है। ये शब्द थे परवीन सुल्ताना वली मोहम्मद खान जी बाबी उर्फ परवीन बाबी के। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि परवीन ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर इतना संगीन इल्जाम लगाया था? फ्रेम बाय फ्रेम के इस एपिसोड में हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक मरहूम परवीन बाबी की जिंदगी को बहुत नजदीक जाकर देखेंगे। हम जानेंगे कि आखिर बिना किसी गॉडफादर के परवीन ने रुपहले पर्दे पर अपनी जगह कैसे बनाई और कैसे अपने करियर की शुरुआत से ही लीक से हटकर किरदारों के दम पर परवीन ने हिंदी फिल्मों की नायिका को देखने का दर्शकों का नजरिया ही बदल दिया। 70 के दशक में जब एंग्री यंग मैन का दौर अपने शिखर पर था, तब परवीन बाबी कैसे टाइम मैगजीन के कवर पर पहुंचने वाली हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार बनी। इसके साथ साथ परवीन की निजी जिंदगी के वो अनछुए पहलू जहां ऊपरी चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे कामयाबी से कहीं ज्यादा जिंदगी के गहरे मायनों की तलाश थी। उसे मोहब्बत की तलाश थी, उसे ज़हनी सुकून चाहिए था। इस कोशिश में उसने अपने एक बेहतरीन फिल्मी करियर को पीछे छोड़ दिया और बरसों तक गुमनाम रही। और फिर एक दिन खबर आई कि परवीन बाबी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये साल था 1971। हिंदी फिल्मों के मशहूर फिल्मकार बी.आर. इशारा अहमदाबाद में अपनी अगली फिल्म एक नाव दो किनारे की शूटिंग कर रहे थे। ये एक कॉलेज का सेटअप था और बहुत सारे लोग फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। उस भीड़ में इशारा की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो मिनी स्कर्ट पहने हुई थी। उसके हाथ में एक चार मीनार सिगरेट थी। बी.आर. इशारा को उस लड़की की शख्सियत बहुत दिलचस्प लगी और उन्होंने अपने फोटोग्राफर से उस लड़की से इजाजत लेकर उसकी तस्वीरें लेने को कहा। उस लड़की ने फोटोग्राफर को अपनी तस्वीरें लेने की इजाजत दे दी। जब उन तस्वीरों को बी.आर. इशारा ने देखा तो उन्होंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी? आमतौर पर कोई भी लड़की ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहेगी, मगर उस लड़की ने इशारा से कहा, जरूर करना चाहूंगी, बशर्ते मुझे कहानी पसंद आए। उसके इस एक जवाब से इशारा समझ गए कि यह लड़की आत्मविश्वास से भरी हुई है। 17 साल की उस बेहद खूबसूरत लड़की का नाम था परवीन बाबी। फिल्मकार बी.आर. इशारा अमूमन अपनी फिल्म की अभिनेत्रियों के साथ कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते थे, लेकिन परवीन बाबी के अनकन्वेंशनल लुक्स और उनकी मॉडर्न थिंकिंग के सामने वो थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि ऐसी आधुनिक सोच वाली लड़की कभी भी अपना मन बदल सकती है। उन्होंने तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर उस पर परवीन के दस्तखत ले लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक कंडीशन थी और वो ये कि जब तक उनकी फिल्म नहीं बन जाती, परवीन किसी और फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती। एक शाही खानदान में जन्मी परवीन बाबी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इस वजह से उन्हें बचपन से ही हर तरह की सुख सुविधाएं मिली थीं। मगर बदकिस्मती से जब वो 6 साल की थीं, तब कैंसर से उनके पिता का निधन हो गया। परवीन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गुजराती मीडियम स्कूल में हुई। 14 साल की उम्र में उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई के लिए अहमदाबाद भेजा। हालांकि पूरा परिवार इसके खिलाफ था, मगर इस फैसले के बाद एक शर्त रखी गई कि उनकी जल्द ही शादी कर दी जाएगी, जिसे परवीन की मां जमाल बख्ते बाबी ने मान लिया और परवीन को अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। कॉलेज में परवीन ने अपनी पर्सनालिटी पर बहुत काम किया और इस कड़ी में उन्होंने फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखा। शर्त के मुताबिक साल 1969 की सर्दियों में 15 साल की उम्र में परवीन की सगाई उनके कजिन जमील खान से हो गई। जमील पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट थे। परवीन को जमील बहुत पसंद थे। जब सगाई के बाद परवीन दोबारा कॉलेज लौटी तो उनके पास अपनी और जमील की सगाई की तस्वीरों का एक मोटा एल्बम था, जिसे अपने दोस्तों को दिखलाकर वो इठलाया करती थीं। परवीन और जमील की यह सगाई एक मिनी वेडिंग ही थी, लेकिन यह सगाई कभी निकाह में तब्दील नहीं हो सकी, क्योंकि साल 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई। हिंदुस्तान ने यह जंग जीत ली, मगर परवीन की मां को लगा कि इन हालातों में अपनी बेटी का निकाह कराची पाकिस्तान में करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने परवीन और जमील की यह सगाई तोड़ दी। अपनी टूटी सगाई की खबर परवीन को उनकी मां के एक पोस्ट कार्ड के जरिए मिली। फिल्म जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय ने परवीन बाबी की बायोग्राफी परवीन बाबी अ लाइफ में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखा है,
जैसे ही परवीन ने उस पोस्ट कार्ड को पढ़ा तो उन्हें लगा मानो उनका पूरा वजूद ही दम तोड़ चुका हो। अगर दिल के लाखों टुकड़े हो सकते हैं तो परवीन का दिल यकीनन लाखों टुकड़ों में बिखर गया था। परवीन कई रातें उस तकिए से लिपट कर रोती रहीं जिस पर जमील का नाम उकेरा हुआ था। परवीन के नसीब में कामयाबी और शोहरत लिखी थी और शायद इसीलिए उनके हिस्से में जमील से बिछड़ने की ये आजमाइश आई थी। साल 1971 के सितंबर महीने में परवीन अहमदाबाद के मशहूर कैलिको डोम में एक फैशन शो का हिस्सा बनती हैं। यहां उनकी खूबसूरती और उनकी स्टेज प्रेजेंस का हर कोई कायल हो जाता है। इस फैशन शो के बाद परवीन हिंदी फिल्मों के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किशोर साहू की नजर में आ जाती हैं। सिर्फ एक मुलाकात में किशोर साहू उन्हें अपनी अगली फिल्म धुएं की लकीर ऑफर कर देते हैं। यहां किशोर साहू को मालूम होता है कि परवीन पहले ही फिल्मकार बी.आर. इशारा के साथ एक करार में बंधी हुई हैं। इशारा परवीन से मिलने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गए थे, जिस वजह से वो बिल्कुल भूल गए थे कि उन्होंने परवीन बाबी के साथ कोई करार किया है। किशोर साहू की दरख्वास्त पर बी.आर. इशारा परवीन को किशोर की फिल्म में काम करने की इजाजत दे देते हैं। कुछ महीनों बाद परवीन की मुलाकात इशारा से मुंबई के राजकमल स्टूडियो में होती है। उनसे मिलते ही परवीन इशारा से सीधा यही पूछती हैं कि वो परवीन के साथ फिल्म बना क्यों नहीं रहे हैं। बी.आर. इशारा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो भी इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। परवीन का ये सवाल बी.आर. इशारा के मन में घर कर जाता है और वो तुरंत ही अपनी अगली फिल्म के लिए फंड्स इकट्ठा करने की तैयारियों में लग जाते हैं। इस तरह वो 2 लाख रुपए जमा कर लेते हैं और परवीन के साथ वो जिस फिल्म को बनाते हैं उसका नाम है चरित्र। इस फिल्म के साथ साल 1973 में परवीन बाबी हिंदी फिल्मों में डेब्यू करती हैं। परवीन की शख्सियत की तरह परवीन का डेब्यू भी सबसे जुदा था। चरित्र एक ऑफ बीट फिल्म थी और इसमें परवीन ने 19 साल की उम्र में एक मां का किरदार अदा किया था। 70 के दशक में हिंदी फिल्मों की हीरोइन का ऐसे किरदार के साथ सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार दिखाई देना मामूली बात नहीं थी। वो इंडस्ट्री के परसेप्शन का शिकार बन सकती थी। वैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन परवीन ने दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। परवीन अपने काम में इतनी डेडिकेटेड थी कि उन्होंने अपने किरदार शिखा की कॉस्ट्यूम्स भी खुद ही तैयार की थी। परवीन को फिल्मों में पहली बड़ी कामयाबी 1974 की फिल्म मजबूर से मिलती है। इसमें परवीन ठीक 1 साल पहले फिल्म जंजीर से स्टार बने अमिताभ बच्चन के साथ नजर आती हैं। फिल्म में परवीन का किरदार नीला राजवंश महज फिल्म के हीरो का लव इंटरेस्ट या उसकी इमोशनल एंकर नहीं है। उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है जिसे स्क्रीन पर परवीन बखूबी उतारती हैं। उनकी रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज और वेस्टर्न स्टाइलिंग इस कहानी में कंटेम्पररी टेक्सचर ऐड करती है। यह एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन और इमोशनली बैलेंस्ड फीमेल प्रेजेंस थी जो उस वक्त हिंदी फिल्मों में कभी कभार ही दिखाई दिया करती थी। दर्शकों को परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री बहुत पसंद आती है। मजबूर के बाद सिल्वर स्क्रीन पर इस पेयरिंग से एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी वक्त पर परवीन की निजी जिंदगी ने भी एंटरटेनमेंट मैगजीन्स और टैबलॉइड्स में बहुत सुर्खियां बटोरी। परवीन उस वक्त के उभरते हुए कलाकार डैनी डेंजोंगपा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। उस वक्त एक जवान लड़की और लड़का का बिना शादी किए साथ रहना सही नहीं माना जाता था। डैनी परवीन के साथ बिताए हुए अपने पलों को बयां करते हुए फिल्म फेयर को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, हम युवा थे और हम 4 सालों तक साथ रहे। उन दिनों ये बहुत बड़ी खबर थी। हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन बाद में हम एक अच्छे नोट पर अलग हो गए, मगर एक दूसरे के दोस्त बने रहे। साल 1975 के आते आते परवीन और डैनी को यह महसूस होने लगा कि शायद वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। वो साथ रहते हुए भी अपने रिश्तों में तारी होती हुई दूरी को महसूस करने लगे थे। परवीन पर इसका असर ज्यादा गहरा हुआ था। परवीन से ब्रेकअप के बाद डैनी किम यशपाल को डेट कर रहे थे। ये वही किम यशपाल है जिन्हें आप 1982 की ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर में देख चुके हैं। इस फिल्म में किम पर फिल्माया एक गाना जिमी जिमी अपने वक्त का एक मशहूर गाना है। डैनी बताते हैं कि एक दिन वो और किम जब घर लौटते हैं तो वो पाते हैं कि परवीन डैनी के बेडरूम में वीसीआर पर फिल्म देख रही थी। डैनी ये देखकर दंग रह जाते हैं और किम को भी परवीन का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। डैनी भी परवीन की हरकत पर ऐतराज जताते हैं। तब परवीन डैनी को बातों को बेवजह न बढ़ाने के लिए कहती हैं। परवीन कहती हैं, हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो दोस्त हैं ना। इस वक्त पर परवीन की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार रिलीज होती है। दीवार परवीन के करियर में गेम चेंजर साबित होती है। इस फिल्म से परवीन हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार बन जाती हैं। यहां यह जानना दिलचस्प है कि फिल्म दीवार में परवीन की किरदार अनीता
उसी जज्बाती जद्दोजहद से गुजर रही होती है जिससे परवीन उस वक्त अपनी असल जिंदगी में गुजर रही थी। हालांकि फिल्म फंडामेंटली अमिताभ बच्चन के किरदार विजय के सफर को हमारे सामने रखती है, लेकिन परवीन की किरदार अनीता के नजरिए की वजह से दर्शकों को उससे प्यार हो जाता है। अनीता एक नाइट लाइफ सर्किट में काम करने वाली तन्हा लड़की है। फिल्म का मुख्य नायक विजय जुर्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए कामयाब तो हो जाता है, लेकिन अपनी जिंदगी में वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। यहां विजय की जिंदगी में अनीता की एंट्री होती है। अनीता बिना किसी शर्त, बिना किसी जजमेंट के विजय के जख्मों पर मरहम लगाती है। अनीता के सामने पहली दफा विजय की वल्नरेबिलिटी हमारे सामने आती है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप ये जरूर मानेंगे कि अनीता का स्मोक करना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, विजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये सभी पहलू मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स पर इस किरदार को शायद बहुत ही नेगेटिव बना देते। लेकिन फिल्म की कहानी और परवीन बाबी के पोर्ट्रेयल में हम अनीता की शख्सियत के सबसे नाजुक पहलू से रूबरू होते हैं। अनीता ना तो कोई देवी है, ना ही वो कोई खलनायिका है। वो एक कंटेम्प्रेरी इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपने जज्बातों के लिए शर्मिंदा नहीं होती, और यही वो वजह है कि लगभग 50 सालों के बाद भी ये किरदार हमें इतना कंटेम्प्रेरी महसूस होता है। फिल्म दीवार परवीन बॉबी की एक बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड इमेज बिल्डिंग करती है, जो उनकी कंटेम्प्रेरीज शर्मिला टैगोर, रेखा, जया बच्चन, हेमा मालिनी और मुमताज की ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म हीरोइन वाली इमेज से बिल्कुल जुदा थी। परवीन से पहले सिर्फ जीनत अमान, हरे रामा हरे कृष्णा और यादों की बारात जैसी फिल्मों में ऐसी अनकन्वेंशनल इमेज के साथ हिंदी फिल्मों में आगे बढ़ रही थी। शुरुआत में एंटरटेनमेंट मैगजीन्स ने परवीन को गरीबों की जीनत अमान का तमगा भी दिया था, लेकिन दीवार की कामयाबी ने परवीन की इंडिविजुअलिटी को बेहद खूबसूरती से दर्शकों के सामने रखा। फिल्म की सक्सेस और जैनी से ब्रेकअप के बाद परवीन की जिंदगी में कबीर बेदी की आमद होती है। कबीर एक उभरते हुए कलाकार थे जिन्होंने साल 1973 में डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म कच्चे धागे से दर्शकों के बीच अपनी एक अच्छी पहचान बनाई थी, और आगे चलकर उन्होंने इटालियन मिनी टीवी सीरीज सैंडोकन से जबरदस्त कामयाबी हासिल की। सैंडोकन की कामयाबी ने कबीर बेदी को इंडिया का पहला क्रॉसओवर स्टार बना दिया था। जिस वक्त परवीन की मुलाकात कबीर से हुई, उस वक्त कबीर मशहूर मॉडल और ओडिसी क्लासिकल डांसर प्रतिमा बेदी के साथ ओपन मैरिज में थे। रविवार की एक शाम परवीन कबीर के घर पर आती हैं। उस वक्त कबीर घर पर बिल्कुल अकेले थे। परवीन कबीर को बताती हैं कि डैनी के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया है। कबीर परवीन के मन की हालत को समझ रहे थे। उस दौरान परवीन की नज़र खिड़की के बाहर आसमान पर होती है। बाहर हल्की हवा बह रही थी। परवीन कबीर की आंखों में बहुत संजीदगी से देखकर पूछती हैं, क्या तुम इन्हें महसूस कर सकते हो? कबीर परवीन के सवाल में छिपे गहरे मायनों को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा मतलब इन हवाओं को? परवीन कहती हैं, ये हवाएं नहीं हैं, ये वो रूहें हैं जो मुझे राहत बख्शने आई हैं। कबीर ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन परवीन के साथ रहे। उस दिन परवीन को कबीर का ये सेंसिटिव अप्रोच बहुत अच्छा लगा। इसके कुछ दिनों बाद परवीन और कबीर डेट करने लगते हैं। आगे वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होते हैं। जहां कबीर अगले साल 1976 में इटालियन मिनी टीवी सीरीज सैंडोकन के साथ इटली में एक सुपरस्टार बन जाते हैं, वहीं इसी साल तारीख 19 जुलाई को दुनिया की सबसे मशहूर टाइम मैगजीन के एशियन एडिशन के कवर पेज पर परवीन बाबी की तस्वीर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरती है। साल 1923 में वजूद में आई मैगजीन टाइम अपनी आइकॉनिक विजुअल ब्रांडिंग के लिए मशहूर है। परवीन बाबी से पहले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियों ने टाइम मैगजीन के कवर की शोभा बढ़ाई थी। और यह पहली बार हुआ था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से किसी सुपरस्टार की तस्वीर इस मैगजीन के कवर पेज पर उतारी गई थी। एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में यह परवीन के स्टारडम की बहुत बड़ी मिसाल थी। परवीन और कबीर 2 साल रिलेशनशिप में रहे, और इस दौरान कबीर परवीन की शख्सियत के उन पहलुओं से रूबरू हुए जो बहुत पेचीदा थे और जिससे दुनिया अब तक बेखबर थी। सैंडोकन की सफलता के बाद कबीर परवीन के साथ इटली पहुंचते हैं और वहां एक सुपरस्टार की तरह उनका जबरदस्त स्वागत होता है। एयरपोर्ट पर खड़ी भीड़ कबीर की एक झलक के लिए परवीन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। वो उन्हें धक्का देकर कबीर से अलग कर देती है। परवीन अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि भारत में वो कबीर से पहले ही एक बड़ी स्टार बन चुकी थी।
जो अटेंशन उन्हें मिल रही थी वो बमुश्किल ही किसी कलाकार को अपने करियर में इतनी जल्दी मिलती है। उस वक्त परवीन की ज़हनी हालत का जिक्र करते हुए कबीर अपनी आत्मकथा स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर में लिखते हैं, जब परवीन अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी तो उनके भीतर अनकहे जज्बातों का एक सैलाब उमड़ने लगता था। कबीर परवीन से एयरपोर्ट पर हुए वाकये के लिए माफी मांगते हैं, जिस पर परवीन उन्हें बहुत सख्त जवाब देते हुए कहती हैं, तुम कामयाब हो रहे हो इसकी मुझे खुशी है, मगर मेरे साथ कोई ऐसे बदसलूकी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी बाहों में सजी रहने वाली एक खूबसूरत गुड़िया नहीं हूं। कबीर परवीन को भरोसा दिलाते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा और वो इटली में सबको बताएंगे कि वो इंडिया की कितनी बड़ी सुपरस्टार है। किसी भी शख्स के मिजाज में उतार चढ़ाव आना आम है। यहां यह समझना जरूरी है कि इन मूड स्विंग्स की इंटेंसिटी कैसी है। कबीर ने इन 2 सालों में परवीन के बर्ताव में जो कुछ देखा था उसे देखकर उन्हें लगता था कि परवीन का मसला, उनकी दिक्कत सिर्फ वो नहीं है जो ऊपर से दिखाई दे रही है, उनकी तकलीफ और गहरी है। परवीन को लगता था कि कबीर की पहली पत्नी प्रोतिमा ने परवीन पर काला जादू किया है। एक किस्से का जिक्र करते हुए कबीर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक दिन शूटिंग से घर लौटकर मैंने जो कुछ देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कबीर आगे लिखते हैं, परवीन हमारे ड्राइंग रूम के कालीन पर बैठी थी, उसके हाथ में कैंची थी और चारों ओर मेरी फोटो एल्बम्स के बिखरे हुए पन्ने पड़े थे। परवीन ने मेरी पत्नी प्रोमिता की हर तस्वीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हमारी शादी, बच्चों और छुट्टियों की अनमोल यादें हमेशा के लिए मिट चुकी थी। मेरी जिंदगी के वो बेशकीमती निशान जिन्हें कभी दोबारा नहीं पाया जा सकता था, परवीन की भड़की हुई जलन और बेचैनी के भेंट चढ़ गए थे। पहली बार मैंने उसके वहम और पागलपन का ये रूप देखा था। मैंने खुद को समझाया कि मैं एक ऐसे शख्स के सामने खड़ा हूं जो अपने ही अंधेरे से जूझ रहा है और जिसे मदद की सख्त जरूरत है, उसे रहम की जरूरत है, परवीन को इलाज की जरूरत है। परवीन का बर्ताव धीरे धीरे बदल रहा था। वो कब क्या बोलेंगी, क्या करेंगी, इसका अंदाजा लगाना कबीर के लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन बहुत सोच समझ कर कबीर परवीन से कहते हैं, हमें बात करने की जरूरत है। देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम्हें कुछ दिक्कतें हैं। यह सुनकर परवीन की आंखों में अंगार उतर आया। वो कहती हैं, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? कबीर परवीन को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका ये रिएक्शन उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, लेकिन परवीन चीखते हुए कबीर से कहती हैं, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत तुम हो मेरी दिक्कत। ऐसे कुछ और वाकये के बाद साल 1977 में 2 साल एक साथ रहने के बाद परवीन और कबीर का रिश्ता टूट गया। एक तरफ परवीन अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में अपनी जहनी उलझनों से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो करियर में फिल्म दर फिल्म कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। इंडस्ट्री में अभी तक किसी को यह खबर नहीं थी कि परवीन को कोई मानसिक समस्या है और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताना भी जायज नहीं था, क्योंकि उनका कोई डायग्नोसिस हुआ ही नहीं था और किसी के पास इसके कोई पुख्ता सबूत भी नहीं थे। साल 1975 में दीवार की सफलता के बाद परवीन 1983 तक इन 9 सालों में काला सोना, बुलेट, अमर अकबर एंथनी, चोर सिपाही, आहुति, काला पत्थर, सुहाग, 2 और 2 5, द बर्निंग ट्रेन, शान, क्रांति, कालिया, रक्षा, नमक हलाल, ये नजदीकियां, महान, रंग बिरंगी और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों के साथ हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से एक बन जाती हैं। साल 1980 फिल्म शान, इस फिल्म का एक मशहूर गाना है जिसका नाम है प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। इस गाने की शुरुआत में परवीन का एक डायलॉग है, शुक्रिया करम मेहरबानी, दोस्तों जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं। इस वक्त तक दर्शकों पर परवीन का खुमार कुछ ऐसा चढ़ चुका था कि जब स्क्रीन पर आकर उन्होंने ये कहा तो हमने मान भी लिया कि परवीन सच में शान से जी रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बहुत डरावनी थी। 1979 में इस एनर्जेटिक और आइकॉनिक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के बाद परवीन को लेकर अगला सीन एक कार में फिल्माया जाने वाला था। इस सीन में परवीन के को स्टार अमिताभ बच्चन थे। जैसे ही कैमरा रोल होता है, परवीन को एक सीवियर पैनिक अटैक आता है।
वो डर से कांपने लगती हैं। वो अपने आप को गाड़ी के अंदर लॉक करने से इनकार कर देती हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने उनका कत्ल करने के लिए कार के अंदर बॉम्ब प्लांट किया है। इसके साथ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी है जो उनके हर मूव को ट्रेस कर रही है। ये परवीन के पैनिक अटैक्स का पहला वाकया था जो फिल्म यूनिट के सामने पेश आया था। हर कोई हैरान था। ऐसे ही एक और वाकये का जिक्र करते हुए परवीन की को स्टार रह चुकी अभिनेत्री शबाना आजमी कहती हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने परवीन बाबी को एक गहरे मानसिक संघर्ष से गुजरते हुए देखा। हम प्रकाश मेहरा की एक फिल्म ज्वालामुखी कर रहे थे और हम सेट पर थे और उसने अचानक से झूमर की तरफ देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये झूमर मुझ पर गिरने वाला है। शबाना आजमी आगे कहती हैं, इस बात के इशारे सबको मिल रहे थे कि इस लड़की के भीतर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। इस वक्त पर परवीन ने तकरीबन 30 फिल्मों को साइन कर लिया था। ये वो दौर था जब मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर लोगों में अवेयरनेस बहुत कम थी और परवीन के साथ काम करने वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। लेकिन इसी वक्त एंटरटेनमेंट टैबलॉइड्स ने परवीन की जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया। उनके नाम के साथ पागल लिखा जाने लगा। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की जिंदगी में फिल्म मेकर महेश भट्ट आते हैं। परवीन के साथ रिश्ते में आने के लिए महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट से अलग हो गए थे। महेश की फिलॉसफी और साइकोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी। इस वजह से महेश परवीन की जिंदगी के वो शख्स साबित होते हैं जिन्हें परवीन की बिगड़ती मानसिक स्थिति की समझ दूसरों से बेहतर थी। वो परवीन के इलाज के लिए नामी मनोचिकित्सकों के संपर्क में आते हैं। वो इसके लिए परवीन के पहले बॉयफ्रेंड डैनी से भी साथ देने की गुजारिश करते हैं। डैनी राजी हो जाते हैं क्योंकि भले ही वो और परवीन अब रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती बरकरार रखी थी। इसके अलावा वो भी परवीन की इस कॉम्प्लिकेटेड मेंटल कंडीशन का सामना पहले कर चुके थे। परवीन के इलाज की शुरुआत डैनी के घर से ही हुई और यहाँ पहली दफा पता चलता है कि परवीन जिस मर्ज से जूझ रही हैं उसका नाम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। ये एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जहां इंसान के ख्याल और उसकी हकीकत के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों दुनिया के दरमियान फर्क करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इस इलाज में जो मेडिकेशन परवीन को दी जा रही थी वो बेअसर साबित हो रही थी। आखिरकार डॉक्टरों ने महेश को परवीन पर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को एक्सप्लोर करने का सुझाव दिया। आसान शब्दों में कहूं तो ये इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी है। इसमें परवीन को बिजली के झटके दिए जाते हैं। महेश को यह प्रोसेस बहुत ही बेरहम लग रहा था और उन्होंने इसे एक्सप्लोर करने से साफ इनकार कर दिया। यह परवीन की जिंदगी का सबसे कमजोर वक्त था। महेश भट्ट ने एक कोशिश और की और इस दफा परवीन के इलाज के लिए साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का रास्ता चुना। वो परवीन को लेकर यूजी कृष्णमूर्ति के पास जाते हैं। यूजी एक जाने माने दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर थे। वो महेश को समझाते हैं कि परवीन को फिल्मों की चमक दमक से दूर आत्मिक शांति की जरूरत है। वो महेश को परवीन से अलग होने का मशवरा देते हैं। यूजी महेश से कहते हैं, शी नीड्स टू लीव द फिल्म इंडस्ट्री एंड यू रिप्रेजेंट फिल्म्स। महेश ये बात मान लेते हैं और कुछ अरसे के लिए वो परवीन को अपने गुरु के पास छोड़कर उनसे दूर रहते हैं। परवीन का महेश पर बहुत गहरा असर पड़ा था, इतना कि वो इस दौरान अपनी और परवीन की जिंदगी पर कहानी लिखने लगते हैं। यूजी कृष्णमूर्ति की निगरानी में बैंगलोर में परवीन का इलाज शुरू होता है। परवीन की मेंटल कंडीशन में अच्छी इंप्रूवमेंट दिखने लगी थी। कुछ वक्त बाद परवीन दोबारा मुंबई लौटती हैं। यहां आकर उन्हें पता चलता है कि उनकी नामौजूदगी में महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी किरण से दोबारा मिलने लगे हैं। ये जानकर परवीन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। परवीन जानती थी कि यूजी कृष्णमूर्ति ये नहीं चाहते कि वो फिल्मों में दोबारा लौटें। वो ये भी जानती थी कि महेश भट्ट भी वही करेंगे जो यूजी उनसे करने को कहेंगे। वो महेश के सामने उनमें और यूजी में किसी एक को चुनने की बात रखती हैं। महेश यूजी के खिलाफ जाने से मना कर देते हैं और 1980 में परवीन और महेश का ब्रेकअप हो जाता है। 1979 से 1983 ये 4 साल परवीन के लिए बहुत मुश्किल थे। वो एक सुपरस्टार थी, उनके पास सब कुछ होकर भी सिर्फ वहम था, बेचैनी थी, डर और अकेलापन था। साल 1983, तारीख 30 जुलाई। एक लंबे वक्त के लिए परवीन फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाती हैं। एक अजीब बात यह है कि महेश भट्ट से ब्रेकअप के बाद भी परवीन यूजी कृष्णमूर्ति से संपर्क में रहती हैं। साल 1984 में एक इंग्लिश मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की कवर स्टोरी में पहली दफा हम परवीन को उनकी कहानी खुद बयां करते हुए पढ़ते हैं। इसमें परवीन ने अपनी जिंदगी को लेकर बहुत संजीदा खुलासे किए।
परवीन कहती हैं, मेरे आसपास लोग अपनी तकलीफों से जूझ रहे थे। मेरी माँ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। महेश भट्ट के बारे में बात करते हुए परवीन कहती हैं कि उस वक्त मुझे अक्सर ये महसूस होता था कि उसे मुझसे ज़्यादा अपनी फिक्र है और इस एहसास ने मेरी तकलीफ को और बढ़ा दिया। आपको यहाँ ज़रूर जानना चाहिए कि महेश भट्ट जो कहानी अपनी और परवीन की ज़िंदगी पर लिख रहे थे वो फिल्म की शक्ल में साल 1982 में रिलीज हो चुकी थी। इस फिल्म का नाम है अर्थ। ये एक सुपरहिट फिल्म थी, मगर परवीन अपनी जिंदगी की ऐसी पेशकश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनकी तकलीफों को महेश ने अपने निजी फायदे का जरिया बना लिया। परवीन आगे कहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेरा सबसे भरोसा उठ गया था। ये डरावना दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। परवीन को लगने लगा कि ये फिल्म अर्थ उन्हें महेश का दिया वो धोखा है जिसके लिए यूजी ने उन्हें आगाह किया था। उन्हें लगने लगा कि शायद ऐसे ही तजुर्बों से बचाने के लिए यूजी उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रखना चाहते थे। यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में परवीन कहती हैं, मुझे यकीन था कि यूजी एक ऐसे इंसान हैं जो मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परवीन यहां यह भी कहती हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम जेनेटिक है। परवीन 6 साल तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद 1989 में हिंदुस्तान दोबारा लौटती हैं। लोगों को लगता है कि शायद अब परवीन की जिंदगी पटरी पर आ चुकी है, लेकिन उसी वक्त परवीन अमिताभ बच्चन पर एक इंटरनेशनल गैंगस्टर, ड्रग स्मगलर और CIA एजेंट होने का इल्जाम लगा देती हैं। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, परवीन अपने हत्या के षड्यंत्र के लिए अलग अलग वक्त पर बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, रॉबर्ट रेडफोर्ड और मेल गिब्सन जैसे बड़े नामों को जिम्मेदार ठहराती हैं। परवीन ने अमिताभ के साथ 8 सुपरहिट फिल्म्स में एज अ लीडिंग लेडी काम किया था। उस वक्त दोनों के अफेयर के बहुत चर्चे होते थे, लेकिन दोनों ने हमेशा ऐसी खबरों को बेबुनियाद ही बताया। हालांकि उस वक्त परवीन ने दूरदर्शन के टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के मंच पर अमिताभ बच्चन को अपना पसंदीदा अभिनेता बताया था। उस दौरान यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल और परवीन को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन सारी तैयारियों के बाद यश चोपड़ा ने फिल्म की कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव कर दिया। इस फिल्म में स्मिता पाटिल की जगह जया भादुड़ी ने ले ली और परवीन की जगह रेखा ने, क्योंकि उस वक्त अमिताभ, जया और रेखा का एक दूसरे के साथ इक्वेशन इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक था। यह फिल्म थी 1981 की सुपरहिट सिलसिला। फिल्म से ऐसे निकाला जाना परवीन को नागवार गुजरा था। वो इसके लिए अमिताभ को जिम्मेदार मानती थी और कहते हैं कहीं ना कहीं यही वो वाकया था जहां से परवीन अमिताभ के खिलाफ हो गई। एक वक्त पर परवीन ने अपने बॉयफ्रेंड रह चुके एक्टर डैनी पर यह इल्जाम भी लगा दिया कि वो अमिताभ बच्चन के एजेंट हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में पढ़ लिया था कि डैनी अमिताभ के अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ साथ साल 2002 में परवीन ये दावा करती हैं कि उनके पास 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के केस में संजय दत्त के खिलाफ सबूत हैं। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उन पर अब तरस आने लगता है। अदालत उनके सारे इल्जामों को सबूत ना होने की वजह से खारिज कर देती है और मीडिया के लिए अब वो सिर्फ गुजरे जमाने की सुपरस्टार बनकर रह जाती हैं, जो वक्त दर वक्त अपने बेबुनियादी बयानों से सनसनी फैलाने की कोशिश करती है। साल 2002 तक परवीन की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि जहां वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को भी तारीख और उनसे बात करने वाले के नाम के साथ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया करती थी। उन्हें यह भी डर लगता था कि शायद उनके खाने में जहर मिला हुआ है। आखिर परवीन को क्या सता रहा था? वो कौन सा ट्रॉमा था जिससे वो आज तक नहीं उबर पाई थी? इसका जवाब उनके बचपन में छिपा है। साल 1969 में अहमदाबाद, गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। जब इन दंगों की लपट परवीन के स्कूल सेंट जेवियर तक पहुंच गई, तब परवीन के साथ स्कूल की दूसरी बच्चियों को दंगाइयों से बचाने के लिए स्कूल की मेट्रन ने सभी बच्चियों को एक वैन में डालकर उन पर ढेर सारे चादर रख दिए और चादर के अंदर डर के मारे दम घुटने से परवीन को पहला पैनिक अटैक आया और 15 साल की परवीन के उस ट्रॉमा ने परवीन का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ा। तारीख थी 22 जून, साल था 2005। परवीन जुहू की जिस सोसाइटी में रहती थी, वहां लोग पुलिस को खबर करते हैं कि परवीन के कमरे से बदबू आ रही है और तकरीबन 4 दिनों से परवीन ने उनके दरवाजे पर रखे न्यूज़पेपर्स और दूध के पैकेट्स को रिसीव नहीं किया है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पाती है कि परवीन अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। परवीन का बायां पैर सड़ चुका था। कमरे में एक व्हीलचेयर थी, इसके साथ कुछ पुराने अखबार, दवाइयाँ
और तस्वीर कमरे में फैले पड़े थे। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला परवीन डायबिटीज से भी परेशान थी। उन्होंने मरने से लगभग 3 दिन पहले तक कुछ भी नहीं खाया था। परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। पुलिस ने परवीन की मौत में किसी भी किस्म की साजिश के पहलू को खारिज कर दिया। परवीन के अंतिम वक्त में उनके साथ कोई भी नहीं था। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में डैनी, कबीर और महेश जरूर शामिल हुए थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि उसकी जिंदगी का कोई गवाह हो, कोई ऐसा जो उसे सांस लेते, जीते, गिरते, संभलते, जीतते और टूटते हुए देखे। कुछ लोगों के लिए गवाह माता पिता होते हैं, कुछ के लिए उनकी जिंदगी का दोस्त या उनका हमसफर, और कुछ के लिए उनका अपना ज़मीर। पूरी दुनिया ने परवीन बाबी को रुपहले पर्दे पर जीते देखा था, लेकिन जब वो शोहरत की ऊंचाइयों से होकर गुजरी, फिर उससे दूर भागकर गुमनामी में कहीं खो गईं, जब वो टूटकर बिखरी और फिर संभलने की कोशिश की, तब शायद उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो इन सब का गवाह बन सके। कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ इस सफर में खड़ा रहे और उनकी तन्हाई का गवाह बन सके। शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कामयाबी उतनी बड़ी होती नहीं जितनी दुनिया उसे बना देती है, और दुनिया की ये सारी चमक दमक और सारी खूबसूरती भी ये तय नहीं कर सकती कि हमारा अंत भी खूबसूरत होगा, भले ही हम परवीन बाबी जितने दिलकश और खूबसूरत क्यों ना हो। परवीन बाबी की कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में आप किस सितारे की कहानी सुनना चाहेंगे। कैमरे पर इसे हमारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे साथी मिस्टर आदेश पाल, और आप देख रहे हैं जेस्ट।